नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। वो है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक activity and activity coefficient। इस टॉपिक के बारे में देखो, सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था लुईस नामक वैज्ञानिक। और लुईस से पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्हेनियस। इन वैज्ञानिकों ने ये बताया, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिकों ने ये बताया कि एकल संयोजी विद्युत अपघट्ट जो है, इसका जो वियोजन है, एकल संयोजी विद्युत अपघट्ट, इसका जो वियोजन है वो निम्न प्रकार होता है, यानी ए बी रिवर्सिबल ए प्लस प्लस बी माइनस। ठीक है, तो इस वियोजन के लिए या फिर इस साम्य अवस्था के लिए ये जो चिन्ह है ये सामान्यतः साम्य अवस्था के लिए होता है। और साम्य अवस्था के लिए हम एक स्थिरांक का उपयोग करते हैं, वियोजन स्थिरांक। और वो जो वियोजन स्थिरांक है, वो वियोजन स्थिरांक होता है कैपिटल के बराबर, जैसे इस साम्य अभिक्रिया क्रिया के लिए अपन को वियोजन स्थिरांक लिखना है, तो वियोजन स्थिरांक कैपिटल के बराबर ए प्लस की कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन ए बी की कंसंट्रेशन। और ये समीकरण नंबर हम 1 बनाते हैं। अब देखो, समीकरण जो 1 है इसमें ये जो पद होते हैं, सांद्रता वाले जो पद होते हैं, ये पद सामान्य सक्रिय द्रव्यमान के रूप में होते हैं, यानी ए प्लस की कंसंट्रेशन बी माइनस की कंसंट्रेशन व ए बी की जो कंसंट्रेशन है, ये वाले जो पद होते हैं ये सामान्य सक्रिय द्रव्यमान के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सक्रिय द्रव्यमान के पद कहलाते हैं। और जो सक्रिय जो द्रव्यमान होता है इसको सामान्यतः मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब मोलर सांद्रता के रूप में सामान्य से व्यक्त किया जाता है, तो इसको मोलर सांद्रता के रूप में हम कहां पर व्यक्त करते हैं? तो इसको अपन मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं प्रायोगिक कार्य। जो हम प्रायोगिक कार्य करते हैं उन प्रायोगिक कार्यों में सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। और जब प्रायोगिक कार्यों में सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं तो समीकरण जो 1 है उसे अपन लिख सकते हैं के बराबर C प्लस A इंटू C माइनस B अपॉन C A B। यानी ये समीकरण बस 2 है। समीकरण जो 2 है उसमें C A प्लस इंटू C माइनस इंटू C माइनस B अपॉन C A B जो है ये सामान्यतः यानी क्रम से A प्लस B माइनस बाय AB की मोलर सांद्रता है,
कौन सी सांद्रताएं होती हैं? मोलर सांद्रताएं होती हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 के द्वारा यदि हम के मान ज्ञात करते हैं, किसके मान ज्ञात करते हैं? के मान यदि ज्ञात करते हैं तो के जो मान है वो स्थिर प्राप्त नहीं होते हैं, स्थिर मान प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यदि हम सांद्रता के मान में वृद्धि करते हैं तो के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। के मान में वृद्धि हो जाती है। के मान में जो वृद्धि होती है ये सामान्यतः विद्युत अपघट्ट के जो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, इन आयनों के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण पाई जाती है। यानी के मान में होने वाली जो वृद्धि है वो धनायन व ऋणायन के मध्य में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है, इसके कारण के मान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। क्योंकि के मान में ये अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण के मान में जो वृद्धि होती है उसका कारण ये माना जाता है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल की उपस्थिति में जो विद्युत अपघट्ट है वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि मानो कि उसकी जो सांद्रता होती है वो वास्तविक सांद्रता से कम होती है। यानी विद्युत अपघट्ट की जो सांद्रता है वो उसकी वास्तविक सांद्रता से क्या हो जाए? कम हो जाए। अब वास्तविक सांद्रता से कम का दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं अपन कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो सामान्यतः प्रत्येक दिशा में आयनित तो पूर्णतः होते हैं, लेकिन उनके जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सभी आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। अतः आयनों का केवल वह अंश जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, तो आयनों का जो वह अंश जो है वो सामान्यतः सक्रिय आयनों के रूप में होता है। और सक्रिय आयनों की जो सांद्रता होती है उसको हम सामान्यतः प्रभावी सांद्रता कहते हैं। सक्रिय आयनों की सांद्रता को हम कहते हैं प्रभावी सांद्रता। अब सक्रिय आयनों का जो अंश होता है, इस अंश के लिए ये जो वैज्ञानिक है लुईस, इस लुईस नामक वैज्ञानिक ने एक नए शब्द का उपयोग किया सक्रिय आयनों की सांद्रता के लिए, और उस नए शब्द को हम बोल देते हैं सक्रियता। उस नए शब्द को हम क्या कह देते हैं? सक्रियता। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि सक्रिय आयनों का वह अंश जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है, उस अंश को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? सक्रियता कहते हैं। सक्रियता जो होती है इसको सामान्यतः हम कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखो यदि मोलर सांद्रता को हम सक्रियता के रूप में व्यक्त करते हैं, मोलर सांद्रता को किसके रूप में व्यक्त करें? सक्रियता के रूप में व्यक्त करें, तो यहाँ पर के लिए जो समीकरण बनती है वो बनेगी के बराबर ए प्लस ए डॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी, ये समीकरण बनती है। अब इस समीकरण के द्वारा यदि हम के का मान ज्ञात करते हैं, देखिए यदि अपन इस समीकरण के द्वारा के का मान ज्ञात करते हैं तो अब के का जो मान है वो हमें स्थिर प्राप्त हो जाते हैं। के मान इस समीकरण के द्वारा हमें स्थिर प्राप्त हो जाते हैं। तो के मान जब इस समीकरण के द्वारा हमें स्थिर प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हम इस
सक्रियता गुणांक का मान निम्न प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं कि जो प्रभावी जो सांद्रता होती है स्मॉल a, ये वास्तविक सांद्रता c की क्या होती है, समानुपाती होती है। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो स्मॉल a बराबर f और c। यहाँ पर जो f है ये समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे सामान्यतः सक्रियता गुणांक है। अर्थात जो सक्रियता जो गुणांक है ये प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता का क्या होता है, अनुपात होता है। यदि अपन विलयन की सांद्रता को मोललता के रूप में ज्ञात करते हैं, विलयन की सांद्रता को किसके रूप में ज्ञात करें, मोललता के रूप में ज्ञात करते हैं, तो सक्रियता को गामा के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर देखो गामा बराबर स्मॉल a अपॉन स्मॉल m भी लिखते हैं। कब, जब यदि हम सांद्रता को किसके रूप में ले लें, मोललता के रूप में। सांद्रता को किसके रूप में लें, मोललता के रूप में यदि अपन सांद्रता को लेते हैं तो फिर सक्रियता गुणांक को किसके रूप में लेना है, हमें गामा के रूप में लेना है। तो गामा बराबर स्मॉल a अपॉन m ले लेंगे। अब देखो इसे आप लोगों को नोट करना है टॉपिक बाय टॉपिक। उसके लिए आप लोग नोट्स बनाओगे यहाँ पर। के अनुसार एकल विद्युत अपघट्य का वियोजन निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ए बी रिवर्सिबल ए प्लस बी माइनस। यहाँ पर ये जो है साम्य अवस्था को व्यक्त करता है और जो साम्य अवस्था है ये सामान्यतः हम वियोजन स्थिरांक के रूप में याद करते हैं। तो वियोजन स्थिरांक के बराबर a प्लस के कंसंट्रेशन इनटू b माइनस के कंसंट्रेशन अपॉन ए बी की कंसंट्रेशन। और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण जो 1 है a प्लस b माइनस ए बी पर सक्रिय द्रव्यमान के में होते हैं, इनको मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। प्रायोगिक
कार्यों में प्रायोगिक कार्यों में सांद्रता को मोलर सांद्रता के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अतः के बराबर सी प्लस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी ए बी, और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन कि समीकरण 2 के द्वारा के मान स्थिर प्राप्त नहीं होते, स्थिर प्राप्त नहीं होते, अर्थात सांद्रता बढ़ाने पर, अर्थात सांद्रता बढ़ाने पर के मानों में वृद्धि पाई जाती है, के मानों में वृद्धि पाई जाती है। के मानों में वृद्धि पाई जाने का कारण धनायन में ऋणायनों के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल को माना जाता है, माना जाता है। के मानों में होने वाले वृद्धि का कारण धनायन और ऋणायनों के मध्य आकर्षण को माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में माना सांद्रता क्योंकि इस स्थिति में माना विलयन की सांद्रता, उसकी वास्तविक सांद्रता से कम हो जाती। इसका अन्य जो कारण है वो ये भी माना जाता है, अर्थात करके लिख सकते हैं अपन उस कारण को
कि अर्थात प्रबल जो विद्युत अपघट्ट है, अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्ट आयनिक को प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्ट आयनिक तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन आयन स्वतंत्र रूप से विचरण करने तथा विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः आयनों का वह अंश जो स्वतंत्र रूप से विचरण एवं विद्युत धारा का प्रभाव कर पाता है, उस अंश को सक्रियता कहते हैं तथा उन आयनों को सक्रिय आयन कहते हैं, एवं सक्रिय आयनों की सांद्रता को प्रभावी सांद्रता कहते हैं, अब देखो ये जो प्रभावी सांद्रता जो होती है ये सामान्य वास्तविक सांद्रता से कम होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रभावी सांद्रता वास्तविक सांद्रता से कम होती है। प्रभावी सांद्रता वास्तविक सांद्रता से क्या होती है? कम होती है। लुईस नामक जो वैज्ञानिक है उसने बताया लुईस नामक वैज्ञानिक ने सक्रिय आयनों के द्वारा व्यक्त सांद्रता के लिए सक्रियता पद का प्रयोग की।
सक्रियता को सामान्यतः स्मॉल ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः समीकरण 2 में सक्रियता पद का उपयोग करने पर के बराबर ए प्लस ए डॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी, यानी ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। अब जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 से के जो मान प्राप्त किए गए वो के सभी मान हमें स्थिर प्राप्त होते हैं। समीकरण 3 के द्वारा जो के जो मान प्राप्त किए गए थे वो हमें स्थिर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 के द्वारा प्राप्त के मान स्थिर प्राप्त होते हैं, स्थिर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी में देखो अपने पास नेक्स्ट है सक्रियता, यानी सक्रियता या प्रभावी सांद्रता, सक्रियता या प्रभावी सांद्रता वास्तविक सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी सक्रियता या जो प्रभावी जो सांद्रता होती है वो विलयन की वास्तविक सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात स्मॉल ए समानुपाती सी या स्मॉल ए बराबर कांस्टेंट एफ डॉट सी या फिर एफ बराबर ए अपॉन सी। यहाँ पर जो एफ है ये है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सक्रियता गुणांक। अब देखो यदि अपन सांद्रता को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, मोलता के रूप में यदि व्यक्त करते हैं तो फिर गामा को हम ये सक्रियता गुणांक को हम एफ के स्थान पर गामा से व्यक्त करते हैं। दोबारा सुनिए कि यदि हम सांद्रता को मोलता के रूप में व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम बराबर मोलता, यदि अपन सांद्रता को मोलता के रूप में व्यक्त करते हैं तो सक्रियता गुणांक एफ को हम गामा के रूप में व्यक्त करें तो गामा बराबर स्मॉल ए अपॉन स्मॉल एम प्राप्त होता है। अब स्मॉल ए अपॉन एम प्राप्त होता है तो इसके अपन सक्रियता के पद निकाल सकते हैं। देखो ए प्लस बराबर एफ प्लस या फिर एफ प्लस ए सी प्लस ए, या ए माइनस बराबर एफ माइनस बी सी माइनस बी, या फिर ए प्लस बराबर एफ प्लस एम एफ प्लस ए और एम प्लस ए, या ए माइनस एफ माइनस बी डॉट एम माइनस बी। इस तरीके से अपन इन मानों का इस समीकरण में उपयोग कर सकते हैं। और इस समीकरण में उपयोग करके देखो ये नई समीकरण बना सकते हैं हम, के बराबर एफ प्लस ए सी प्लस ए अपॉन एफ ए
ए बी, यहाँ पर अपन वो लिख सकते हैं f माइनस बी डॉट सी माइनस बी, यानी ये समीकरण बना सकते हैं। एक अपन यहाँ पर बना सकते हैं f प्लस ए एन प्लस ए चलो हम क्या इतना ही मान लेते हैं, बाकी इसके ऊपर भी रह सकते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर अब अपन देखो a बराबर c प्लस ए डॉट सी माइनस बी अपॉन सी ए बी, इधर निकाल सकते हैं अपन f प्लस ए डॉट f माइनस बी अपॉन f ए बी, ये समीकरण अपन बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते हैं, जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है तो तनु करने पर f का जो मान है वो एक की ओर अग्रसर हो जाता है। तनु विलयनों के लिए, यानी जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते हैं तो f का मान एक की ओर अग्रसर हो जाता है। तो f की ओर अग्रसर होने के कारण जो विलयन है वो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करने लग जाता है, आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करने लग जाता है। यदि अपन अनंत तनुता के लिए याद करते हैं तो अनंत तनुता के लिए f का मान एक के निकट हो जाएगा, और जब f का मान एक के निकट हो जाएगा तो प्रभावी जो सांद्रता होती है वास्तविक सांद्रता के बराबर हो जाएगी, और जब वास्तविक सांद्रता प्रभावी सांद्रता के बराबर हो जाएगी तो फिर वो जो विलयन है वो आदर्श विलयन की तरह माना जाएगा। और आदर्श विलयनों के लिए f का जो मान होता है वो सामान्यतः एक होता है, जबकि सांद्र विलयनों के लिए f का मान एक से दूर होता है, f का मान एक से दूर होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि f व गामा जो होता है, जो भी दोनों हमारे पास किसके रूप में सक्रियता गुणांक के रूप में होती है, तो इनके कोई मात्रक नहीं होते। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कोई मात्रक नहीं होते हैं, f के और गामा के कोई मात्रक नहीं होते हैं, सक्रियता गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। केवल आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो f का जो मान है तनु विलयनों के लिए एक की ओर अग्रसर हो जाता है, या फिर आदर्श विलयनों के लिए f का मान एक होता है। जब अपन अनंत तनुता की बात करते हैं तो अनंत तनुता के लिए प्रभावी जो सांद्रता होती है वास्तविक सांद्रता के बराबर हो जाती है, और विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को इस टॉपिक को समझना है, और यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो आप लोग उसे बुक्स वगैरह के द्वारा या फिर मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप लोग उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।